हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी यूपी टेट की। सीडीपी की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, काफ़ी टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं। आपका जो लास्ट टॉपिक था वो हुआ था आपका व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में हमने जाना था कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। उसकी जो प्रमुख जो परिभाषाएँ थी, जो कथन थे, वो हमने देखे थे। साथ ही साथ उसकी विशेषताएँ और व्यक्तित्व के प्रकार देखे। हमने जाना कि शरीर रचना प्रकार किसने दिया है, शरीर के हिसाब से जो व्यक्तित्व है वो किसने बताया है। उसके बाद समाजशास्त्रीय प्रकार देखा, मनोवैज्ञानिक आधारित जो व्यक्तित्व होता है उसका प्रकार देखा। साथ ही साथ हमने जाना कि अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी क्या होता है, उभयमुखी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद हमने जाना कि विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए। तो जितना भी था अच्छे से हमने जान लिया था कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसके जितने भी प्रकार थे वो हमने पढ़े थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण की, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट की, कि कैसे हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी कैसी है हम कैसे जानेंगे। जैसे बुद्धि का हम परीक्षण करने के लिए कई सारे बुद्धि परीक्षण बनाए गए थे कि किसी के अंदर कैसी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही व्यक्तित्व को भी मापने के लिए हमने क्या करें, कई सारे परीक्षण बनाए जिसे हम लोग व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व मापन की दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ? दो विधियाँ बनाई हैं हमने क्या, पर्सनैलिटी को मापने के लिए। कौन कौन सी? पहली प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि, दोनों में से कुछ भी लिखकर आ सकता है। प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि से हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं। और दूसरा आपका है अप्रक्षेपी विधि या अप्रक्षेपण विधि। दोनों में याद रखना, प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि, दूसरा हो जाएगा अप्रक्षेपी विधि या अप्रक्षेपण विधि। अगर हम बात करें प्रक्षेपी विधि यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड की, ये क्या होता है? इसमें व्यक्ति के सामने कुछ उद्दीपक परिस्थिति दी जाती है, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्दीपक होता क्या है। कई बार आप ये नाम सुनेंगे आगे कि उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक होता क्या है। तो ऐसी चीज़ जो आपको उत्तेजित करती हो वो उद्दीपक कहलाएगी। जैसे कि मान लिया आपकी आंखें खुली थी और तेज़ी से रोशनी आई किसी हेडलाइट की रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी, तो उद्दीपक क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जो लाइट है वो उद्दीपक का काम करेगी और आप क्या करेंगे, उस उद्दीपक को देख के आप क्रिया करेंगे या प्रतिक्रिया करेंगे। तो जैसे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा या क्रिया हो जाएगा। तो वही उद्दीपक होता है जो आपको उत्तेजित करता है। तो इसी में लिखा है कि प्रक्षेपी विधियों में क्या होता है कि कुछ उद्दीपक परिस्थिति आपके सामने रखी जाती है जिसके अनुसार आप क्या करेंगे, क्रिया करते हैं। जैसे कि कोई कार्ड्स वगैरह आपके सामने रख दिए जाएंगे तो आपके मन में जो भी चीज़ आएगी बोलेंगे, आप उसके बारे में बात करेंगे, या कोई कहानी बनाने को कह दी जाएगी, जो भी चीज़ होगी। तो ये होती है उद्दीपक परिस्थिति की, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाएगी जिसके अनुसार आप क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये होती है प्रक्षेपी विधियाँ। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जो परीक्षण हैं वो प्रक्षेपी विधियों में आ जाते हैं। तो पहला जो आपका परीक्षण है वो है टीएटी परीक्षण। टीएटी का पूरा नाम होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या हम कह सकते हैं हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दोनों में ही नाम याद रखना अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्रतिपादक इसके कौन थे? तो मॉर्गन एवं मरे जो थे वो इसके प्रतिपादक थे। इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, मॉर्गन एवं मरे ने। अध्ययन विषय क्या था? तो इनका अध्ययन विषय था व्यक्तित्व। एग्जाम की दृष्टि से ये जो परीक्षण है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि टीएटी परीक्षण किसने बनाया, टीएटी परीक्षण का अध्ययन विषय क्या था, टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड्स यूज होते हैं, टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड्स पुरुषों पे यूज़ होते हैं, कितने कार्ड्स जो होते हैं वो महिलाओं पे यूज़ होते हैं, कितने दोनों पर यूज़ होते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें बनते हैं। ठीक है, तो पूरा जान लेते हैं। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं जिसमें 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा यानी कि ब्लैंक होता है। तो कितने कार्ड होते हैं टोटल इसमें टीएटी परीक्षण में? तो 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्ड में होता क्या कि 30 जो कार्ड होते हैं उनमें कोई ना कोई चित्र बना होता है, जबकि जो एक कार्ड होता है वो ब्लैंक होगा, सादा होगा। इसमें होता क्या कि 10 पुरुषों के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि 30 कार्ड में 10 जो कार्ड होंगे वो पुरुषों पर हम यूज़ करेंगे, मेल पर यूज़ करेंगे, और 10 कार्ड जो होते हैं वो महिलाओं पे यूज़ करेंगे, यानी कि फीमेल पे यूज़ करेंगे। और 10 कार्ड ऐसे होते हैं इनका यूज़ हम दोनों पर कर सकते हैं, यानी कि पुरुषों पर भी कर सकते हैं, महिलाओं पर भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम किसी व्यक्ति पर 20 कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि पुरुष के ऊपर टोटल कितने कार्ड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, 20 कार्ड का। महिलाओं पर कितना यूज़ कर सकते हैं? तो 20 कार्ड का, यानी कि 10 तो महिलाओं के लिए हो गए और 10 कॉमन हो गए। तो वही है कि इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, इनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा यानी कि ब्लैंक होता है। इसमें 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, जबकि 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। किसी व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है टीएटी परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया? तो मॉर्गन एवं मरे ने दिया। अध्ययन विषय इनका क्या था? तो व्यक्तित्व था। अब इस
पर इसमें परीक्षण होता कैसे है? तो इसमें होता क्या है कि सभी जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं। हर कार्ड पर व्यक्ति को एक कल्पित कहानी बनानी होती है, यानी कि कल्पना करके एक कहानी बनानी होती है चित्र को देखकर। कहानी में बताना होता है कि पात्र कौन है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है और इसका अंत क्या होगा। यानी कि जब वो कहानी बना लेगा तो परीक्षक क्या करेगा, कहानी का विश्लेषण करेगा और व्यक्तित्व की समझ प्राप्त करेगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो क्लियर हो गया। होता क्या कि ये जो कार्ड होते हैं उनमें चित्र बने होते हैं, उन चित्रों को एक एक करके दिखाया जाता है व्यक्ति को। उसके ऊपर एक कल्पित कहानी बनानी होती है, यानी कि कल्पना करके एक कहानी बनानी होती है व्यक्ति को, और बताना होता है कि पात्र क्या है, पात्र कौन है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, और इसका अंत क्या होगा। और इसी आधार पर उस कहानी का विश्लेषण करते हैं परीक्षक और व्यक्तित्व की समझ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा परीक्षण है वो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। क्या नाम है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक हैं आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमन रोरसा। इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ा है क्या? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। किसने दिया था? तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरमन रोरसा, उन्होंने ये दिया था। इसमें कुल 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, प्रत्येक कार्ड पर स्याही का धब्बा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? स्याही धब्बा परीक्षण कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्ड पर स्याही के धब्बे होते हैं। कुल कितने कार्ड का यूज़ किया जाता है इसमें? तो 10 कार्ड का यूज़ किया जाता है और प्रत्येक कार्ड पर स्याही का धब्बा होता है। परीक्षण में एक कार्ड देकर उसकी आकृति के बारे में पूछा जाता है, यानी कि जो इसमें जो धब्बे होते हैं वो कोई ना कोई आकृति बना रहे होते हैं, यानी कि प्रत्येक कार्ड में जो धब्बे दिख रहे हैं आपको वो कोई ना कोई आकृति बना रहे होते हैं। तो वो कार्ड दिया जाता है और पूछा जाता है उस आकृति के बारे में। तो ये है आपका रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसका भी अध्ययन विषय जो था वो क्या था? व्यक्तित्व था, यानी कि हरमन रोरसा का जो अध्ययन विषय था वो भी व्यक्तित्व था। तीसरा जो हमारा टेस्ट है, जो तीसरा जो परीक्षण है हमारा वो है 16PF टेस्ट। इसे हम लोग 16PF परीक्षण भी कहते हैं या 16PF टेस्ट भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे आरबी कैटल। कौन थे? आरबी कैटल, जिन्होंने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था, याद होगा आपको। तो इन्होंने ही 16PF टेस्ट दिया था। इन्होंने क्या कहा? यह 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए था, यानी कि जिसकी एज 17 वर्ष से ऊपर थी उन बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया था आरबी कैटल द्वारा। इसमें व्यक्ति के अंदर कुल 16 सील गुणों की जांच की जाती थी। इसमें होता क्या था कि व्यक्ति के अंदर जो सील गुण पाए जाते हैं तो 16 सील गुणों की इसमें पहचान की जाती है। सील गुण से मतलब है उसके अंदर ईमानदारी कैसी है, कई सारे जो गुण होते थे उन्हें हम लोग सील गुण कहते हैं। तो ऐसे ही 16 जो सील गुण थे उनकी जाँच की जाती थी किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बताया जाता था। ठीक है, तो आरबी कैटल ने दिया 16PF टेस्ट या 16PF परीक्षण। ये 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए था, जिसमें व्यक्ति के अंदर 16 सील गुणों की पहचान की जानी थी या जांच की जानी थी। क्लियर हो गया। हमारा जो चौथा परीक्षण है वो है आपका CAT परीक्षण। क्या कहेंगे? CAT परीक्षण। पूरा नाम क्या है इसका? तो चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट या बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। TAT जैसा ही है CAT भी। TAT थोड़े बड़े बच्चों के लिए, CAT जो है वो थोड़े बच्चों के लिए है, यानी कि टेट का जो होता है TAT का ये बाल रूप है। तो CAT का नाम याद रखना, चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट या बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादक थे इसके लियोपोल्ड बेलॉक। इनका नाम कहीं बोलॉक देखने को मिलेगा चाहे बेलॉक देखने को मिलेगा, बस याद रखना कि लियोपोल्ड जो बेलॉक थे ये इसके प्रतिपादक थे। ये TAT का बाल रूप है जो 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 थी, जिनमें जानवरों के चित्र बने होते थे। बच्चों से हर चित्र पर कहानी बनवाई जाती थी, यानी कि इसमें भी क्या है, टोटल 10 कार्डों का यूज़ किया जाता है कि TAT का बाल रूप है, 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया था। और प्रत्येक कार्ड में जानवरों के चित्र होते हैं, बच्चों को चित्र दिखाया जाता था और उनसे उनके ऊपर एक कहानी बनाने को कहा जाता था। ठीक है, तो ये था CAT परीक्षण या चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। पांचवा जो हमारा परीक्षण है वो है आपका शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण की बात करें तो युंग ने 100 तथा गॉल्टन ने 75 शब्दों का प्रयोग किया। शब्द साहचर्य परीक्षण में क्या था, जो युंग थे इन्होंने 100 शब्दों का, जबकि गॉल्टन ने 75 शब्दों का प्रयोग किया। इसमें एक सूची के रूप में व्यक्ति को कई शब्द दिए जाते थे। व्यक्ति उद्दीपन शब्द सुनकर मस्तिष्क में आए सबसे पहले शब्द का उच्चारण करता था। यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता था तो हम क्या करते थे, 100 शब्द या 75 शब्दों को उसके सामने एक सूची देते थे और जो उद्दीपन शब्द होता जिससे देखकर वो उत्तेजित होता उसके बारे में जो भी विचार उसके अंदर आते थे उन शब्दों को हम सुनते थे। उसके आधार पर हम क्या करते थे, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करते थे। और प्रक्षेपी विधि में जो लास्ट परीक्षण है वो है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसे हम लोग शॉर्ट में SCT भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे पाइन, यानी कि वाक्य पूर्ति जो परीक्षण था वो किसने दिया था? तो पाइन ने दिया था।
इसमें होता क्या था कि व्यक्ति को अपूर्ण वाक्य दिए जाते थे जिन्हें स्वाभाविक रूप से तुरंत पूरा करना होता था। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति का भी हमें व्यक्तित्व का परीक्षण करना है उसके सामने हम कुछ अधूरे से वाक्य देंगे, उस अधूरे वाक्य को उसे पूरा करना होता था। जैसे एक वाक्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये अधूरा वाक्य दे दिया, अब उसे इसे पूरा करना है। तो उसके जीवन का जो भी उद्देश्य होगा उसके बारे में वो बात करेगा या उसे जो भी उसके अंदर विचार होंगे उसे उसको रखना होता था, वो एकदम रखना होता था। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता था। यानी कि इसके प्रतिपादक हो गए पाइन वाक्य पूर्ति परीक्षण में। इसमें व्यक्ति को अपूर्ण या अधूरे वाक्य दिए जाते थे जिन्हें स्वाभाविक रूप से तुरंत पूरा करना होता था। यानी कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है, अब आपके जीवन का जो भी उद्देश्य होगा आप एकदम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आपके सारे प्रक्षेपी परीक्षण। अब हम बात करेंगे अप्रक्षेपी परीक्षण की। तो अप्रक्षेपण या अप्रक्षेपी विधि क्या होती है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं। ये व्यक्ति के चेतन मन, व्यवहार तथा प्रत्यक्ष गुणों का अध्ययन करते हैं। ये अप्रक्षेपण जो विधि होती है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड जो होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये व्यक्ति के जो चेतन मन होता है, व्यवहार होता है तथा जो प्रत्यक्ष गुण होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। ये विधियां सीधे प्रश्नों या निरीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का आकलन करती हैं। इसमें हम कैसे आकलन करते हैं परीक्षण में, तो कोई वैसे हम कोई टेस्ट नहीं लेते, इसमें सामने आमने सामने चीज़ें होती हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं सामने वाले से जिसका हमें परीक्षण करना है, या हम उसका निरीक्षण करेंगे, आकलन करेंगे, वो कैसे काम करता है, कैसे क्या कर रहा है, तो उसके आधार पर हम इसके क्या करते हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो समझ में आ गया। अप्रक्षेपण या अप्रक्षेपी विधि क्या होगा, ऐसे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं। ये क्या करती है, तो व्यक्ति के चेतन मन, व्यवहार तथा प्रत्यक्ष गुणों का अध्ययन करती है। और ये कैसे करती है, तो ये विधियां सीधे प्रश्नों या निरीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का आकलन करती है। तो हम सीधे प्रश्न करेंगे उस व्यक्ति से जिसका परीक्षण करना है, या हम क्या करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि अप्रक्षेपण या अप्रक्षेपी विधि को हमने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। पहला व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक। यानी कि 3 जो विधियां हैं इसके अंदर आएंगी। पहली आएगी आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरी आ जाएगी आपकी वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी आ जाएगी आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, अब इन विधियों के बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिनिष्ठ विधियों की। व्यक्तिनिष्ठ विधियां क्या होती हैं, तो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में जानकारी देता है। व्यक्तिनिष्ठ विधि में क्या होता है कि हम व्यक्ति से खुद उसकी जानकारी ले रहे हैं, तो वो कहलाती है व्यक्तिनिष्ठ विधि। अब व्यक्तिनिष्ठ विधियों में 4 प्रकार की विधियां आती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जो व्यक्तिनिष्ठ विधि में आती है, तो पहला इसमें आ जाता है आत्मकथा लेखन विधि। आत्मकथा लेखन विधि नाम से क्लियर हो रहा है कि प्राचीन विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करके स्वयं का मापन करते हैं। जब आप स्वयं की क्रियाओं का मापन करते हैं, आत्मकथा लेखन विधि होता है क्या, कि आप अपने बारे में लिख रहे हैं, डायरी में अपने बारे में लिख रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम ऐसे हैं, ये वो चीज़ें जो भी आप अपने बारे में लिखते हैं। ठीक है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, अपनी क्रियाओं का मापन करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आत्मकथा लेखन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है और ये प्राचीन विधि है। दूसरा जो व्यक्तिनिष्ठ में आएगा वो आएगा आपका प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, इसमें प्रश्नों के समूह की एक सूची होती है जिसे प्रश्नावली कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता का सामने होना जरूरी नहीं है, एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जाता है। ये वुडवर्थ ने दी थी। तो प्रश्नावली विधि की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, एक तरीके से वो प्रश्नावली विधि में आ जाएगा। इसमें जो चेक करने वाला होता है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण भी कर लेगा। कैसे कर लेगा, वो ऐसे सारे प्रश्न रखेगा, उसकी एक सूची बनाएगा, कई सारे प्रश्नों की एक सूची बनाएगा, जैसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नावली कहेंगे। और इसमें जो लेने वाला होता है टेस्ट, वो जरूरी नहीं वो आपके सामने उपस्थित हो, वो पीठ पीछे कहीं भी आपका एग्जाम ले सकता है। तो इसमें होता है कि एक साथ हम कई लोगों का परीक्षण कर सकते हैं। तो ये आता है आपका प्रश्नावली विधि में, ये वुडवर्थ ने दी थी। और एक तरीके से वही हो गया जो हम कंपटीशन की एग्जाम वगैरह देते हैं, तो उसी तरीके व्यक्तित्व का भी एग्जाम हम ले लेते हैं। कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो व्यक्तित्व से रिलेटेड पूछ लेते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है। तीसरा जो इसमें आ जाएगा, जो तीसरी विधि है वो है साक्षात्कार विधि। ये भी व्यक्तिनिष्ठ में आती है। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है, आंतरिक अवलोकन। इंग्लिश में से इंटरव्यू भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन। व्यक्तित्व मापन की यह सबसे अच्छी विधि है। इसमें समय तथा प्रश्न की सीमा निश्चित नहीं होती। यानी कि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, हम आमने सामने जांच लेते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और बहुत अच्छी विधि माना गया है, सबसे अच्छी विधि से माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि हम सामने उसके उपस्थित होते हैं जिसका हमें परीक्षण करना होता है। हम उसे देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक, उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से, उससे प्रश्न पूछ लेते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे भी हमें कंफर्टेबल होता है उस तरीके से उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। समय इसमें निश्चित नहीं होता, आप समय ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्नावली विधि में 3 घंटे फिक्स है एग्जाम देने का, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। आप जो भी जितना भी मन है उतना टाइम आप उसे दे सकते हैं। तो इसमें समय और प्रश्न की सीमा निश्चित नहीं होती, कई सारे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी बाउंडेशन नहीं होती, इसलिए साक्षात्कार विधि को सबसे अच्छी विधि माना गया है व्यक्तित्व मापन की।
उसका जो इसमें चौथा आ जाता है वो है आपका व्यक्ति इतिहास विधि। ये भी किस में आएगा? व्यक्तिनिष्ठ विधि में आएगा। तो व्यक्ति इतिहास विधि क्या होती है? एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के पूरे व्यवहार का अध्ययन इस विधि में करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो आप क्या कर रहे हैं, जब से उसका जन्म हुआ था और अभी तक उसका व्यवहार कैसे रहा, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों से पता करते हैं, उसके बारे में, पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से, उसका हम इतिहास जानते हैं, इतिहास के बारे में पूछते हैं। तो ये कहलाता है व्यक्ति इतिहास विधि, कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के पूरे व्यवहार का अध्ययन इस विधि में करते हैं। ठीक है, उसका जो भी बिहेवियर उसका हम अध्ययन करेंगे इस विधि में। इसके अंतर्गत व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसियों, सगे संबंधियों से उसका इतिहास पूछा जाता है। तो इन लोगों से क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि मामा के पास पहुंच गए कि उसके पड़ोसियों के पास पूछ ले कि ये कैसा था बचपन में, कि ये उद्यमी था, क्या इसने कभी किसी को मारा पीटा, ये गालियाँ देता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? व्यक्ति इतिहास विधि में आ जाएगी। और ये किसका पार्ट है? तो ये है व्यक्तिनिष्ठ विधि का। अब हम बात कर लेते हैं, और ये किसने दिया था? तो ये फ्राइड या टाइडमैन ने दिया था। दोनों के नाम याद रखना, ये व्यक्ति इतिहास विधि किसकी है? तो फ्राइड या टाइडमैन की है, दोनों में से एक नाम आएगा इसमें। साक्षात्कार विधि हो गया, जो सबसे अच्छी विधि माना जाता है। इसमें समय और प्रश्न की सीमा निश्चित नहीं होती। प्रश्नावली विधि किसने दी? तो वुडवर्थ ने दी, ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों की। वस्तुनिष्ठ विधियां क्या होती हैं? तो व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण, रिकॉर्डिंग तथा संख्यात्मक मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसमें परीक्षक का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं होता, यानी कि ये थोड़ी सी अलग होती हैं व्यक्तिनिष्ठ विधियों से। कैसे? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी बिहेवियर होता है किसी का या जिसका पर्सनैलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसका संख्यात्मक मूल्यांकन करते हैं। इसमें जो परीक्षक होता है उसका पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। जैसे टीचर आपको पढ़ाता रहता है तो उसे पता कि बच्चा कौन होशियार है, कौन होशियार नहीं, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, मार्क्स दे रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आमने सामने कोई भी प्रश्नावली टेस्ट नहीं हो रहा, इसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हो रही। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे, रिकॉर्डिंग्स करेंगे, और जो संख्यात्मक मूल्यांकन होता है वो करते हैं। तो इसमें पहले से कोई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं होता है टेस्ट लेने वाले का। इसमें भी कई मेथड आ जाते हैं। तो पहला जो इसमें विधि आती है वो आती है आपकी निष्पादन विधि। निष्पादन विधि क्या होती है? तो इस विधि में व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। यानी कि इसमें जो पहली विधि आ जाएगी वस्तुनिष्ठ विधियों में, वो आएगी आपकी निष्पादन विधि, और इसे हम लोग व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना। और इसमें हम करते क्या है, तो व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है आपको पता होगा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का एक जैसा ना होना क्या कहलाता है, व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। चाहे कैसे भी डिफरेंस हो उनमें, जो सगे बच्चे होते हैं उनमें भी क्या होता है, मतलब सगे से मतलब है जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें जो भी डिफरेंस देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। जैसे बालों का कलर अलग हो गया, हाइट में अंतर, ठीक है, शेप में अंतर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगी। बुद्धि का स्तर भी अलग अलग देखने को मिलेगा, पर्सनैलिटी भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो ये सारा व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। तो निष्पादन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं। दूसरा है इसमें परिस्थिति परीक्षण विधि। अब परिस्थिति परीक्षण विधि में क्या करते हैं, इसमें बालक को किसी कृत्रिम परिस्थिति में रखा जाता है। इस आधार पर बालक में धैर्य, नेतृत्व, ईमानदारी आदि गुणों का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक कृत्रिम वातावरण बना दिया, उसमें हमने बच्चे को रखा। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं कि हमने मान लिया 100 का नोट गिरा दिया, 500 का नोट गिरा दिया। अब हम देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, उठा के हमको देगा, किसी बड़े को देगा, या खुद रख लेगा छुपा के। तो इसमें हम ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं ताकि हम बच्चे का व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकें कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या वो धैर्यवान है, क्या वो नेतृत्व क्षमता है उसके अंदर, क्या वो ईमानदार है कि नहीं है। तो ये सारा परीक्षण इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियों के बारे में। यानी कि 3 थी विधियाँ, व्यक्तिनिष्ठ के बारे में हमने पढ़ लिया, वस्तुनिष्ठ के बारे में पढ़ लिया, और जो तीसरी विधि थी आपकी अप्रक्षेपी में, वो थी आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि। ये क्या होता है, तो ये एक तकनीक है जो व्यक्ति के अचेतन मन, दबी हुई इच्छाओं तथा संघर्षों का विश्लेषण करती है। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि क्या करती है, तो एक तकनीक है, एक टेक्निक है ये, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्ति के अचेतन मन, उसकी दबी हुई इच्छाएं तथा संघर्षों का हम क्या करते हैं, इसमें विश्लेषण करते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2 विधियाँ आ जाती हैं। पहली मुक्त साक्षर विधि और दूसरा स्वप्न विश्लेषण विधि। दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। मुक्त साक्षर विधि में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के अपने मन में आने वाले विचारों को बोलने को कहा जाता है, जिससे अचेतन इच्छाओं का पता चलता है। यानी कि इस विधि में हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाले का जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं व्यक्तित्व का, उसे हम बोलने को कहेंगे कि तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है बोलते जाओ, रुकना नहीं है, बोलते जाओ। तो ऐसे करके हम इसे कहते हैं मुक्त साक्षर विधि। और इसमें होता क्या है कि उसके अचेतन मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो उनका पता चल जाता है। दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी कि ड्रीम एनालिसिस।
फ्राइड के अनुसार सपने अचेतन इच्छाओं के प्रतीक होते हैं। सपनों का विश्लेषण करके व्यक्ति के मन में द्वंद्वों को समझा जा सकता है। यानी कि जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने कहा था कि जो सपने होते हैं वो अचेतन मन यानी कि अचेतन जो इच्छाएं होती हैं उनके वो प्रतीक होते हैं। हम जो सपने देख रहे हैं वो हमारी इच्छाओं के ही प्रतीक है। हमें जो चीज़ें पसंद हैं हम उन्हीं के सपने देख रहे होते हैं। ठीक है, वो अचेतन इच्छाओं के ही प्रतीक होते हैं। और सपने जो होते हैं उनका वो विश्लेषण करने को कहा उन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि सपने का विश्लेषण करके हम व्यक्ति के मन में जो भी द्वंद्व चल रहे हैं हम उनको समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है अगर हम सपने का विश्लेषण करेंगे तो ये दो विधियां जो थी वो किस में आ रही हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधियों में आ रही हैं। ठीक है, पहला मुक्त साचर विधि जिसमें बिना रोक टोक के जो भी विचार आएंगे वो बोलने को कह देंगे। दूसरा स्वप्न विश्लेषण विधि, इसमें फ्राइड ने कहा कि जो सपने होते हैं वो अचेतन इच्छाओं के प्रतीक होते हैं, तो सपनों का हम विश्लेषण करेंगे। इसमें अगर हम सपनों को समझ जाएंगे कि बच्चे क्या सपने देख रहे हैं, क्या उनके सपने में आ रहा है, तो उससे हम उनके मन में जो भी द्वंद्व चल रहे हैं उनको हम समझ पाएंगे। तो ये दोनों विधियाँ हो गई। तो इसी के साथ जो व्यक्तित्व परीक्षण था, इसमें जितने भी परीक्षण थे उनकी बात हमने कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें भी कई लोगों ने कई तरीके के व्यक्तित्व बताए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे इन्हीं प्रश्नों में। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि सोशियोमेट्री यानी कि समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तित्व मापन की एक और अप्रक्षेपी विधि है जिसे हम लोग कहते हैं सोशियोमेट्री। इंग्लिश में सोशियोमेट्री कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समाजमिति विधि। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन है, इनका नाम पूछा जाता है। तो इनका नाम है J.L. मोरेनो। क्या नाम है इनका, तो J.L. मोरेनो ने अप्रक्षेपी विधि सोशियोमेट्री दी थी। ठीक है, इसके प्रतिपादक थे J.L. मोरेनो। या समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है, तो J.L. मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों में शामिल नहीं है। तो देखिए ये दिया था पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रेके ने। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखना कि पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रेके जो थे इन्होंने ये दिया था बिग 5। और इसमें व्यक्तित्व के जो लक्षण बताए थे वो 5 बताए थे, जिसमें पहला था खुलापन, दूसरा कर्तव्यनिष्ठता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा सहमति तथा पांचवा जो था वो था न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, पहला खुलापन, दूसरा कर्तव्यनिष्ठता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा सहमति और पांचवा न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो ये 5 लक्षण जो थे वो बताए थे बिग 5 में। किसने बताए थे, तो पॉल कोस्टा थे इन्होंने बताए थे और रॉबर्ट मैक्रेके ने बताए थे। दोनों के नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। यानी कि व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने दिया था और इन्होंने व्यक्तित्व को किस में बांटा, तो इदम अहम और परा अहम में बांटा था। यानी कि इद ईगो और सुपर ईगो। तो इन्होंने इदम अहम और परा अहम में व्यक्तित्व को बांटा था कि किसी भी इंसान का व्यक्तित्व 3 भागों में बांटा। उसे कहा कि एक इदम वाली स्थिति होती है, एक अहम वाली स्थिति होती है और एक परा अहम वाली स्थिति होती है। इदम में क्या होता है कि इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए वो कुछ भी कर देता है। मान लिया कि आपको कोई पसंद है तो उसके लिए आप किसी को भी मार दें, आप सोच ही नहीं रहे कि आगे क्या होगा, आप सोच ही नहीं रहे। लोग कर लेते ना, तो सन की लोग होते कुछ भी कर लेते कि नहीं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, हमें ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब वो कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्थिति, वो इदम वाली स्थिति है। वो व्यक्तित्व कैसा है, वो इदम वाला व्यक्तित्व है कि इसमें क्या है कि हम सच सही गलत कुछ नहीं देखते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, बस हमें जो चाहिए होता है उसके लिए हम लड़ जाते हैं, कर देते हैं वो चीज़। तो ये इदम वाली स्थिति है। दूसरी आती है स्थिति आपकी अहम वाली। अहम वाली स्थिति में क्या होता है कि दोनों में बैलेंस रहता है। हम इसमें क्या होता है ये भी जानते हैं कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे, हम चोरी करेंगे तो चोरी करना गलत बात है, ये भी हमें पता है, फिर भी हम चोरी कर रहे हैं। ये हमें ये भी पता है कि हम चोरी करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी, हमें मारेगी भी, तो हमें उसका भी डर है कि हम पकड़ेंगे, उसकी बेइज्जती होगी, मार खाएंगे, उसका भी डर है, और चोरी भी हमें करनी है। तो ये दोनों की स्थिति होती है, ये कहलाती है आपकी अहम। और तीसरी जो स्थिति होती है वो होती है आपकी पराअहम। पराअहम में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो सारी जो भी बंधन होते हैं चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, वो नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देता है कि यार नहीं मेरी तो बहुत इज्जत है, हम ये गलत काम कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते ये काम कैसे कर देंगे, समाज में मेरी बहुत इज्जत है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो उस काम में जाता ही नहीं। तो तीनों स्थितियाँ आप समझ गए। इदम में क्या होता है कि हमें जो चाहिए उसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, दूसरे को मार देंगे, वो हमें करना है तो करना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है अहम वाली स्थिति, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हमें सही गलत दोनों पता होता है, फिर भी हमें जो पसंद होता है हम वही करते हैं। जैसे हमें ये पता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, चोरी करना गलत बात है, लेकिन पकड़े जाएंगे फिर मार पड़ेगी, ये जो होगा, तो हमें दोनों चीज़ों का ही डर है। लेकिन पराअहम में क्या होता है कि हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है, हम ये कैसे कर सकते हैं, ये तो समाज में मेरी बहुत इज्जत है, किसी को पता चल गया मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये वाली स्थिति जो हो जाती है वो पराअहम आ जाती है। यानी कि जो साधु संत होते हैं ये किस में आ जाएंगे, ये पराअहम वाली स्थिति में आ जाते हैं। ये पराअहम। छोटे में जब बच्चा होता है उसे आम तोड़ना है किसी पेड़ से तो वो तोड़ लेगा, वो आगे का नहीं सोचता है।
उसे रुपये मिला तो उसने उठा लिया, वो आगे का नहीं सोचता कि बाद में डांट पड़ेगी क्या पड़ेगी, तो वो इदम वाली स्थिति होती है। और जो अभी आप लोग हैं जिस स्थिति में, वो अहम वाली स्थिति होती है कि आप जानते हैं दोनों चीज़ें कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, तो ये अहम वाली स्थिति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम याद रखना, यह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने और वॉल्टर ने। अल्बर्ट बंडूरा और वॉल्टर ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये आगे पूछा जाएगा तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा तथा वॉल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने जो व्यक्तित्व का प्रकार दिए, जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए, इदम, अहम, पराहम में, तो ऐसा कौन सा भाग था जो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें खाली सुख चाहिए होता है? चाहे बाद में जो भी होगा देखेंगे, लेकिन हमें अभी प्रेजेंट में क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो ये आता का इदम वाली स्थिति। इदम वाली स्थिति मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है कि बस हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए है, भले ही कुछ भी हो उसका नतीजा, हम नतीजे के बारे में नहीं सोचते, हमें जो चाहिए वो चाहिए। तो ये सुखवादी जो सिद्धांत होता है वो कौन सा आ जाएगा? तो इदम में आ जाएगा। इसे हम लोग आनंद का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आनंद के लिए हम कुछ भी करते हैं, मजे के लिए कुछ भी करते हैं कि हमें बस मजा आना चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आनंद का सिद्धांत भी कहा जाता है, इदम की स्थिति भी कही जाती है, और तात्कालिक संतुष्टि भी इसमें चाहिए होती है। यानी कि तात्कालिक संतुष्टि के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें तात्कालिक संतुष्टि चाहिए होती है, तो वो इदम वाली स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार कौन सा सिद्धांत वास्तविकता से जुड़ा है? इदम पराहम के बीच संतुलन बनाता है। यानी कि कौन सा सिद्धांत है जो वास्तविकता से जुड़ा, जिसमें आप लोग जो वास्तविक जीवन है उससे जुड़े होते हैं, आपको पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, रियलिटी से जुड़ा है, आपको दोनों चीज़ें पता है। और ये इदम और पराहम के बीच में भी आता है, यानी कि अहम की बात हो रही है। जो अहम की स्थिति है, ईगो की स्थिति है, वो किस में आ जाती है? वो दूसरी स्थिति है जो इदम और पराहम के बीच में संतुलन बनाती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो सिद्धांत वास्तविकता से जुड़ा है वो कौन सा आ जाएगा? अहम आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्राइड के अनुसार कौन सा सिद्धांत नैतिकता तथा सामाजिक मूल्यों पर काम करता है? तो ये आ जाता है आपका पराहम, यानी कि सुपर ईगो। फ्राइड के अनुसार कौन सा सिद्धांत नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पर काम करता है? तो पराहम करता है, यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो इसी स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।